नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग आपके 120 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये अभ्यास प्लस प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगा। तो सारे प्रैक्टिस पेपर, सारे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इससे हमें पता चलता है किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहले जो सेकंड पार्ट रहेगा 120 क्वेश्चन का, वो हम करने वाले हैं। बाकी फर्स्ट पार्ट का जो 30 क्वेश्चन का होता है 7 PM में आपको क्लास मिल जाती है। तो 7 PM में आइए, जो फर्स्ट पार्ट है 30 नंबर का, वो कंप्लीट कीजिए। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आगे 30 प्रश्नों के बाद में। अगला प्रश्न है कि संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? चार धातु से हुई। अकर्मक क्रियाओं की बात करते, तो यहाँ पे संचार शब्द की उत्पत्ति की बात की जा रही है। तो चार धातु से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। अकर्मक सकर्मक भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संचार का अर्थ क्या होता है? तो संचार का अर्थ होता है चलना। क्या हो जाएगा? संचार मतलब चलना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि काकल वर्ण का कौन सा कहलाएगा? या, सा, हा या हड़ा कहला जाएगा। तो काकल वर्ण इनमें से कौन सा कहला जाएगा? तो हा वर्ण को काकल वर्ण कहा जाता है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध विभ्रत स्वर है, बड़ा ऊ है, अय है, आ है या ए है? सभी बताइएगा। तो अर्ध विभ्रत स्वर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अर्ध विभ्रत स्वर जो कहलाता है अय कहलाता है। अय हमारा क्या होता है? अर्ध विभ्रत स्वर कहला जाता है। इसके बाद है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? सभी लोग बताइएगा। तो 8 होते। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यारा लावा, और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, सा सा हा, तीनों सा और हा। और ये हमारे ये हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन भी कहलाते हैं। अगला, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से है? तो अभी हमने बताया, ठीक है, कि महाप्राण व्यंजन कौन से? तो सा सा साहा, जो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो महाप्राण व्यंजन की बात कर रहे हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण सा सा साहा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो भा दिया गया है यह हो जाएगा पाफा बाभा मा, दूसरा और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, तो पाफा फा हो गया, बाभा भा भी हो गया, दूसरा और चतुर्थ। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या कहलाते हैं? तो वर्ण तालिका के अकॉर्डिंग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त जो कहला जाते हैं वह हमारे स्वर कहला जाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से को होते हैं? ह्रस्व स्वर में आ, ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जो बड़े बड़े होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ है। प्लुप्त स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर जो होते हैं नाटक या संबोधन में प्रयुक्त होता है, और इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे ओम, तो ओ हो गया, और बीच में ऊ, अमा, ओम, इनमें ज़्यादा दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण जो लगता है, समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। अगला, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, जो हम आपको बता चुके हैं, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। तीनों सा और हा, सा सा साहा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। चाछा जाझा, ये हमारे स्पर्श व्यंजन या तालव्य कहलाते हैं। छात्र ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल 33 मानी गई है।
तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन यहाँ पे आपका घा हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलने या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे काखा गाघा में खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा, ठा ठठेरा, ढक्कन। ठीक है, तो घा हमारा महाप्राण व्यंजन होगा। दूसरा और चौथा ये ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग में दूसरा चौथा वर्ण जो होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए वचन, श्लाका, तिक्त, ये तीनों हमारे जो दिए गए हैं ये हमारे क्या दिए गए हैं? तत्सम है। लेकिन चार शब्द हो जाएगा तद्भव होगा, ये तत्सम नहीं होगा। चार शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। और चार का अगर तत्सम दिया रहता, यहाँ पे क्या दे रहा है? चत्वारी। चत्वारी अगर दिया रहता तो चत्वारी शब्द तत्सम है, लेकिन चार शब्द आपका तद्भव होगा, इसलिए तत्सम शब्द नहीं है। चार जो है तत्सम शब्द नहीं है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? देशज, विदेशज, ये सारे पूछे जाते हैं, उर्दू, फारसी। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशज शब्द की बात करेंगे। तो जो रिक्शा शब्द है ये हमारा विदेशज शब्द हो जाएगा। रिक्शा जो है, क्योंकि विदेशज यहाँ से पूछा जा रहा है विदेशज शब्द, तो रिक्शा विदेशज है, जो कि एक आपका जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? कौन सा आपका तत्सम नहीं है? यानी तीन शब्द आपके तत्सम दिए गए हैं तीन ऑप्शंस में और एक नहीं दिया गया। तो कपाट, कीकट, कुंभकार, ये तीनों तत्सम है, लेकिन कूची शब्द आपका तत्सम नहीं है। कूची तद्भव है। कूची का तत्सम क्या होता है? कूर्चिका। ठीक है, अगर आ गया तो इसका शब्द होता है कूर्चिका। कूची का तत्सम कूर्चिका होता है। ठीक है, तो कूची एक तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव दिया गया है? पक्ष, पक्षी, पत्ता, ये तीनों तत्सम है, लेकिन पतन शब्द आपका तद्भव दिया गया है। कि पतन, सभी लोग बताइए इनमें से, या पक्ष, पक्षी, पतन होगा। देखिए पक्ष, पक्षी, पतन, ये तीनों आपके तद्भव नहीं। तो इसमें तद्भव शब्द बताना, तो पत्ता शब्द जो है आपका तद्भव हो जाता है, और इसका तत्सम क्या होता है? पत्ता का तत्सम हो जाता है पत्र। अगर पत्र दिया होता तो ये तत्सम होता, लेकिन यहाँ पे आपका पत्ता दिया गया है, तो पत्ता शब्द हमारा क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। बाकी पक्ष, पक्षी, पतन, ये तीनों आपके तत्सम दिए गए। अगला है अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्युक्त में, तो अत्युक्त शब्द में आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है। और मूल शब्द उक्त में अति उपसर्ग लगाकर अत्युक्त शब्द बना गया है। उक्त में अति लगाकर, और अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या ऊपर या उस पर। अगला प्रश्न है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग के बना शब्द कौन है? तो उर्दू के उपसर्ग से बना जो शब्द कहला जाता है वह खुशब। ठीक है, या खुशबू यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट है, खुशबू। ठीक है ना, तो खुशबू जो है, खुश धन बू बराबर खुशबू, तो यह उपसर्ग से बना हुआ है, और उर्दू के खुश उपसर्ग से बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो अंतिम में आपका इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा होगा? तो धार्मिक आपका एक प्रत्यय हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन इच्छण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें आपका कौन सा संधि होगा? यण संधि हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा?
तो शीतर्त में शीत धन ऋतु, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कर्मधारय का प्रिय सखा। प्रिय सखा का विग्रह क्या हो जाएगा? प्रिय है जो सखा। और कम कामचोर में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। और आजन में क्या हो जाएगा? तो आजन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और सपरिवार में कौन सा समास होगा? इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला, देशभक्ति में कौन समास होगा? तो इसमें नो डाउट सभी लोग जानते हैं देशभक्ति में कौन सा समास हो जाता है। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देश के लिए भक्ति, तो के लिए किसमें होता है? संप्रदान, तो तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो अब आप चल सकते हैं सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाएगी। ठीक है। सामर्थ्य सूचक क्रियाओं के अंतर्गत सक, बन, पा, ले ये सारे आते हैं। आदि सहायक क्रियाओं का मुख्य रूप में प्रयोग होता है। सकना किसी भी सकारात्मक, नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त हो सकता है, परंतु पाना एक बनना पूर्ण सकारात्मक वाक्यों के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता है। जिसे वह चल सकता है, वह बोल नहीं सकती है, मुझसे चलते नहीं बनता, तो बन आ गया। कृष्ण बोल नहीं पाता, पाया आ गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे। अगला प्रश्न है, इनमें से संकेतवाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका संकेतवाचक वाक्य जो कहला जाएगा, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल जो है अच्छी होगी। तो अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो डिपेंड करता है दूसरा जो वाक्य है आपके पहले पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं संकेतवाचक वाक्य कहला जाते हैं। अगला, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, बादल घिर आए हैं, बारिश होने लगी है, रचना की दृश्य वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यह संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या होगा? तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं होगा? देखिए, वह आया और पानी पीकर चला गया, करो या मरो, वह आकर पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, संयुक्त वाक्य नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, वह आकर पानी पीकर चला गया, यह संयुक्त वाक्य न होकर हमारा सरल वाक्य दिया गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उपवाक्य को पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें उपवाक्य क्या दिया गया है? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है जो कल आया था, इसमें आश्रित उपवाक्य हो गया। जो कल आया था ये आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं और विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, जो जैसा जितना इनका प्रयोग होता है। अगला है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर क्या होगा? यानी यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है।
तो वह हो जाएगा वह पंडित है किंतु हठी है। वह पंडित है लेकिन किंतु हठी है, ये हमारा क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जहां पर देखिए और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, तो, अन्यथा, फिर भी ये जोड़ दिया जाए तो उस तरह से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं होगा? देखिए, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता हुए, यह मिश्र वाक्य हो गया। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह भी मिश्र वाक्य है। यह वही बच्ची है जिसे बैल ने मारा, यह भी आपका मिश्र वाक्य है। लेकिन वह परिश्रमी नहीं है वरन ईमानदार भी है, यह हमारा मिश्र वाक्य न होके कौन सा हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यह हमारा मिश्र वाक्य न होके संयुक्त वाक्य होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यह मिश्र वाक्य नहीं होगा। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? शुद्ध संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण कहला जाता है वह हमारा हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो और शब्द से यहाँ पे संयुक्त का उदाहरण दिया गया है, और से हमारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि की है? तो नजफ अली, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। गोदान के रचयिता कौन है? सभी लोग लगभग जानते हैं। गोदान की बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद इनके रचयिता हैं। अगला, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई भी कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक आपके मुंशी इज्जा अल्लाह खां है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की जो ठाठ हमारी रचना हो जाती है दोस्तों, यह हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो भी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो यह आपके रत्नावली के द्वारा ही रचा गया है। एंड इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये तीनों भक्तकालीन कवि हैं, लेकिन बिहारी आपके भक्तकालीन कवि नहीं है। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे। किसके थे बिहारी जी? रीतिकाल के कवि थे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इनका नाम है मंगलसूत्र। जी हाँ, मंगलसूत्र प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है। सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, तो वह थे आपके प्रेमचंद जी, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। कौन जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। लेकिन जो मराठी है, मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है और हिंदी की उपभाषा भी, ठीक है। तो मराठी आपकी नहीं है उपभाषा, बाकी आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ये तीनों हिंदी भाषा की उपभाषाएं, लेकिन मराठी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की बोली है। हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी हो गई, ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है, ये सारी हो जाती है। पश्चिमी हिंदी कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सभी बताइएगा। तो उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये किसी रचनाकार है? तो ये आपके तुलसीदास जी की रचनाकार है। हम राज मिल मरते हैं, हम राज लिए मरते हैं, किसके लिए? हम राज लिए मरते हैं, ये किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये उपमान मैले हो गए, ये किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है। और बतरस लालच लाल की, यह किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं बिहारी लाल की रचना है। तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, 4312 वाला सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न है, वरवय नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं? कौन रचयिता है इसमें? रहीम जी है। वरवय नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम जी हैं।
बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? तो बंगाल के काव्य के लेखक हमारे हरिवंश राय बच्चन कहला जाते हैं। इनकी अन्य है मधुबाला हो गया, ठीक है, खादी के फूल, सूत की माला, शतरंगिनी, अन्य रचनाएं हैं इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार पूछा जा रहा है। तो प्रवासी साहित्यकार अचल शर्मा, सुधा ओम ढींगरा, हरिवंश राय आदेश, ये तीनों है, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है ये प्रवासी साहित्यकार है। डी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। धरती धन ना अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? तो धरती धन ना अपना उपन्यास के रचयिता आपके हो जाते हैं जगदीश चंद्र जी। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं शिवदान सिंह चौहान जी की यह कृति है, जिसका प्रकाशन मुरादाबाद में हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में मुरादाबाद में हुआ था इसका प्रकाशन, प्रगतिवादी शिवदान सिंह चौहान जी। पथगति पेखल मोर आधा, तखनुक भाव परान भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। इस पंक्ति में किस कवि की यह पंक्ति है? पथगति पेखल मोर आधा, तखनुक भाव परान भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। यह किसकी रचनाकार है? तो आपके विद्यापति जी की रचनाकार है। सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। सूरसागर के रचनाकार हैं तो सभी लोग जानते हैं सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं और ये महान कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। और इन पुस्तक में इन्होंने मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कविता के माध्यम से वर्णन किया है। सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं जैसे सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, अन्य इनकी रचनाएं हैं। सूरसागर तो हो ही गया। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं? तो राजकुमार वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो उसके हिस्से धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये तीनों रचनाएं हैं जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित हैं। लेकिन रुकोगी नहीं राधिका यह मुगल गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि उषा प्रियम द्वारा रचित एक क्या है, दूसरा उपन्यास है। उषा प्रियम वदा का है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं। अगला प्रश्न है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो देव जी हैं। टी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। क्या हो जाएगा? भैरव प्रसाद गुप्त जी। रामेश चंद्र साय को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचनाकारी की विधा कौन सी है? यह विधा है उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना की बात करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति हमारी रैदास जी की पंक्ति है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब भगवान की भक्त का रंग एक बार भक्त पर चढ़ जाता है तो फिर वह कभी नहीं छूटता है। और वह कहते हैं कि भगवान चंदन है और भक्त पानी है। रैदास जी की यह कविता है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास जी इनमें से रस मंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। और नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक माने जाते हैं। नंददासी एक ऐसे कवि हैं जो सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह इनमें से कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, समानता सूचक चिन्ह बताना है। तो समानता सूचक चिन्ह जो हमारा हो जाता है बराबर का जो होता है वह समानता सूचक का चिन्ह होता है। समानता, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया गया है? तो डी ऑप्शन देखिएगा, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव। वर्ग आ वर्ग बा में समानार्थी शब्दों को मिलाना है। नीचे ऑप्शन दिए गए, समानार्थी शब्द बताइए। पहला दिया गया पीयूष, तो पीयूष का हो जाएगा कौन सा बताइए? अमृत, अमिया, सुधा, सोम, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद विपिन, तो विपिन का हो जाएगा कानन, ये वन के पर्यायवाची है। विपिन, कानन, अरण्य, जंगल, ठीक है। इसके बाद है पुंडरीक, पुंडरीक, कमल, पंकज, नीरज, ठीक है, और सरोज, नलिन, ये सारे दिए गए हैं। तो पुंडरीक का आपका कौन सा हो जाएगा? इसके बाद है मकर ध्वज, तो मकर ध्वज का मनमय हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। और पुंडरीक का तामरस जो बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा सी वाला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रम्य का अर्थ क्या होता है? तो रम्य का अर्थ होता है सुंदर। रब दिया गया है, सॉरी यहाँ पे रम नहीं रब दिया गया है, आर आधा भा और या रब, रब का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर या रमणीय भी होता है, ठीक है। एकल का विलोम शब्द बताइए, तो एकल का विलोम होता है बहुल, एकल का विलोम बहुल हो जाता है। इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताइए, तो तीक्ष्ण का विलोम जो हो जाता है कुंठित, कुंठित या मंद भी कह सकते हैं। अगला, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प बताना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक जो हमारा हो जाता है वह हमारा हो जाता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। प्रायोगिक अर्थ क्या होता है? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह बताना है। तो पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह जो हो जाता है हमारा पत्ता, चिट्ठी, पंख, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गलत शब्द का अर्थ नहीं है? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो दिया गया सी ऑप्शन, आने वाला कल, तो काल शब्द का अर्थ यह नहीं होता है, काल का होता है यमराज, समय, शत्रु। सबसे पहले गिने जाने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? सबसे पहले गिने जाने वाला वह हमारा कहलाता है अग्रगण्य। परिभाषिक शब्द अग्रगण्य को से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? पूर्व दिशा, प्राची, उदीची, प्रतीची या अवाची, तो वह हो जाता है प्राची। पूर्व दिशा के लिए वाक्यांश के लिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा प्राची। आंसू पीकर रहेगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू पीकर रहे मतलब चुपचाप दुख सह लेना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा?
तो आधी आवे बैठ गवावे मतलब संकट से मुंह फेरना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ क्या होता है? इसके लिए उपयुक्त होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। कहते हैं ये तो किताब का कीड़ा दिन भर किताब से चिपका रहता है, मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा बोलना उपयुक्त अर्थ होता है, यह होता है सारा भेद खोल देना। मोहन ने नेताजी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, मतलब सारा भेद खोल दिया। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाता है? नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयोग अर्थ क्या हो जाता है? चिराग तले अंधेरा मतलब निकट के दोष को न देख पाना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एक नई मुसीबत पे पड़ना। प्रश्न संख्या 108 से 112 तक यह गद्यांश दिया गया है। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। तो ये इससे संबंधित आपका यह ठीक है दिया गया है। अब इससे हम रिलेटेड प्रश्न करेंगे। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? तो बाजार आ गया है। क्या गया है? बाजार। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो समाज का था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, कला क्षेत्र में संकुचन का आशय क्या होता है? तो कला क्षेत्र में संकुचन का आशय कला का दायरा सीमित होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अजनबीपन का आशय क्या होता है? तो अजनबीपन का आशय होता है एकाकीपन। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? तो वह होता है पूंजीवाद समाज में कला। अगला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? तो सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे परिपत्र कहेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार में किया जाता है, लेकिन कर्तव्य में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र, क्योंकि पूजनीय पिताजी लिखा जाता है। आदरणीय जो हमारे बड़े होते उनको लिखा जाता है। कौन सा कथन असत्य और गलत कथन दिया गया है? अर्धशासकीय पत्र जो होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कथन असत्य हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही दिए गए। नकेनवाद किस विचार काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद को जो है प्रयोगवादी काव्य के अकॉर्डिंग एक शाखा माना जाता है और इसकी स्थापना नलिन बिलोचन द्वारा या नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा किया गया था। अगला है, बोधाकृत विरह वरीस किस प्रकार की रचना है? तो यह आपके मुक्तक काव्य की रचना हो जाती है। अगला है, बोधकृत विरह वरीस किस प्रकार की रचना है? तो यह आपके मुक्तक काव्य की रचना हो जाती है। इसके साथ मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा किसके नाम से प्रसिद्ध है?
तो बाबा है वह नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां युगधारा, पत्रहीन आदि इत्यादि हैं। और एक और है इस गुब्बारे की छाया। नागार्जुन की बात करेंगे। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता किसे माना जाता है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। और काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु युग की उपाधि भी दी है। किसने दिए थी? काशी के विद्वानों ने दिया था 1880 में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। अवधी, ब्रज, पाली या खड़ी बोली। तो साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी बताइएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा खड़ी बोली का। ठीक है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो ये भी प्रश्न आ गए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी है। साथ ही साथ गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन है? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र जो होता है वह समालोचक है। समालोचक पत्र है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा जो है संपादित एक पत्र था। इसके साथ अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जीवनी है? स्मृति के झरोखे में, आज का जापान, वे दिन वे लोग, हवा में तैरते हुए। तो जीवनी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जीवनी यहाँ पे हमारी हो जाती स्मृति के झरोखे से। यह भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है। यह कृति पत्नी के हार्दिक उद्गारों से अधिक साहित्य प्रेमी आलोचक की संतुलित दृष्टि एवं साहित्यिक दायित्व की भावना में लिखी गई है। इसी के साथ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? सभी लोग बताइए। तो संस्कृत, मराठी, हिंदी, इन तीनों की देवनागरी है, लेकिन तमिल जो है, तमिल भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? तो हरिवंश राय जी का बच्चन का जो जन्म है वह प्रयाग में हुआ है। इलाहाबाद प्रयाग में हुआ है और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतम यूरोपी यानी भारोपी भाषा परिवार की नहीं है? तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये तीनों हैं, लेकिन आपका तमिल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय यूरोपी भाषा परिवार की नहीं है? तो ये भी शायद हम प्रश्न कर चुके हैं। यह प्रश्न हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? जी हाँ, ऐसा वर्ष देखिए 1955, 65, 2000 इन तीनों में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन 1962 में नहीं दिया गया। इसका रीजन क्या है? सन 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कवियों को दिया जाता था, लेकिन 62 में नहीं दिया गया है। इसका रीजन बड़ा है, लेकिन रीजन जरूरी नहीं है, जरूरी है सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया? जी हाँ दोस्तों, 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया? तो वह है नासिरा शर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी बोली का अन्य नाम आपका कोसली है और ये लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, रायबरेली, सीतापुर में। ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? तो यह 1960 में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थित एक सरकारी विभाग है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। तो 1960 में इसकी स्थापना की गई और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, पंडित अंबिका दत्त व्यास ये तीनों भारतेंदु युगीन कवि हैं,
लेकिन श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंदु युगीन कवि आपके नहीं है। श्रीधर पाठक ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। जी हाँ, श्रीधर पाठक जी है जो है आपके किस युग के हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति प्रदान या स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को किस रचना पर? तो उनकी एक रचना है तीसरा रुख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका भोजपुरी जो भाषा है इनमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी मैथिली, मणिपुर, बोडो इनको शामिल किया गया है। आपका जो है भोजपुरी जो है भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इनमें से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? और वह कहलाता है कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए 2014 का व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को प्रदान किया गया। कब किया गया? 2014। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना पर प्राप्त हुआ। तो राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो वह रचना है दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी जी को 2002 में इनकी जो कविता थी दो पंक्तियों के बीच, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेश जोशी को 2002 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में इनके प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, 1996। अगला प्रश्न है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि, और वे कवि कहलाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं आया गया है, कुछ त्रुटि हुई है इस पर, तो लेकिन हम आंसर बता देते हैं आपको। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो कवि हैं वह रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय, ये नाम याद रखिएगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि रघुवीर सहाय है जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? देखिए दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इन तीनों को जो है उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन मन्नू भंडारी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो मन्नू भंडारी को नहीं किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में प्रसिद्ध काव्य हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और देव पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। देव पुरस्कार 1943 में, 1943 ईस्वी में हिम कृष्णी पर इन्हें देव पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद कहलाता है 348, धारा 348। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो वे कहलाते हैं शलिभद्र सूर्य। गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि शलिभद्र सूर्य को माना है, जबकि राहुल शंकराचार्य ने हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? शरयपाद को। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शलिभद्र को,
और इसके अपोजिट अगर आता है कि राहुल संकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो सरयपाद को मानते हैं। अगला है त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी पुरस्कार का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? तो इनको जो है 1989 और 90 में प्रदान किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विभाव के दो प्रकार कौन से कहलाते हैं? तो विभाव के जो दो प्रकार कहलाते हैं वह कहलाता है आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका चौपाई हो जाएगा। चौपाई छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं होती हैं और ये आपका सममात्रिक छंद कहलाता है। यहाँ पे चौपाई हो जाएगा। इसके बाद अगला है मोम सतन घुल चुका अब दीप समन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दिया गया मोम सतन घुल चुका है अब दीप समन जल चुका है। तो मोम की तरह जो है ये शरीर घुल चुका है और दीप की तरह जो है मन है अब जल चुका है। इसमें जो अलंकार दिया गया है, मोम का तन, मोम क्या है? उपमान है, तन आपका उपमेय है और दीप उपमान है और मन आपका उपमेय है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? वह तिथि आपकी है दोस्तों 14 सितंबर 1951। जी हाँ, 14 सितंबर 1951 को या 49 को, सभी लोग बताइए। 51 में नहीं किया गया दोस्तों। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई संविधान के और 343(1) में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी जो है पुरुषोत्तम टंडन, भारतेंदु पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है और इन्हें दोस्तों 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, जो कि सर्वोच्च आपका देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? सभी लोग बताइए। तो वह कहलाता बनारस। भारतेंदु पत्र बनारस से प्रकाशित होता है। यह पत्र भारतेंदु की स्मृति से निकाला गया था। तो बनारस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो भारत में हिंदी जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। तो हमने आपको बताया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। इसका उल्लेख 3431 धारा पे है। तो हम बात करेंगे भारत को हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? राजभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आई होप सभी प्यारे मित्र ये जो 120 क्वेश्चन हमने किया है आपके 31 से लेके 150 तक, और इसके पहला जो पार्ट है 30 प्रश्नों का 30 अंक का 7 PM में हम डेली करते हैं। तो 7 PM में क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा जिसमें 30 अंक आपके कंप्लीट होंगे। तो आइए 7 PM में 30 अंक पक्का करें और ये 120 क्वेश्चन पक्का करें ताकि 150 में से 120 प्लस का स्कोर आप लोग कर पाएँ, इस TT एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, फतेह कर पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।